ठीक। चलिए नमस्कार बच्चों, आज आप पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 का पहला सेट जो हम मॉडल पेपर शुरू कर रहे हैं साइंस का। और जिस प्लेटफॉर्म में आप पढ़ रहे हैं उसका नाम है बेक्सर इंग्लिश क्लासेस। तो आज आप पहला प्रश्न पत्र जो हाई स्कूल बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको आप अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न कहता है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। पहला प्रश्न है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है तो आप ध्यान दीजिएगा। उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण होता है ये, जिसका अंदर की ओर आप पॉलिश होगी और बाहर से आप क्या करेंगे उसका परावर्तन करते हैं। तो ये उत्तल दर्पण होता है। इसके लिए हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि इसके लिए वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी और इसका प्रतिबिंब सदैव बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच में। इसका प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच में। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब कहां बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती हैं या अभिलंब के पास आती हैं। तो इसका अपवर्तन एक नियम है जो आप कहता है कि अपवर्तन क्या कहता है कि जब जैसे ये एक दर्पण है और ये आपका अभिलंब है। क्या है बच्चों, अभिलंब। तो जब अब हम मान लेते हैं कि एक ये सघन माध्यम है और दूसरी ओर दर्पण के कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है, जब एक प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है तो अपने रास्ते से वो हट जाती है। और हटती कैसे है तो कहेंगे कि वो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी नियम का एक विपरीत है कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहां पर पूछा गया है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अभिलंब से दूर हटती है, क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है, तो वो क्या घटना होगी, तो वो होगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में। अभी हमने पढ़ा कि वो किरण कहां जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। पहला पार्ट इसका सही है कि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही होती है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है कि एक उत्तल लेंस है। क्या है, एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी हमें कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। और जब किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है तो हम F से प्रदर्शित करते हैं, तो उसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा आप धनात्मक मानते हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी के साथ साथ उसने क्या दे रखा है कि इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का, तो वस्तु कहां स्थित है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो U बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा U का मान हमेशा ऋणात्मक लेना है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार। चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई वस्तु आप रखेंगे तो हमेशा, चाहे वो उत्तल लेंस हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे अवतल दर्पण हो, हमेशा आप वस्तु को कहां रखेंगे, वस्तु को रखेंगे बाईं ओर।
तो ध्यान रखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपकी 15 सेंटीमीटर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जब आपकी 15 सेंटीमीटर है तो उसका f का मान हो गया 15 सेंटीमीटर और u का मान हम कितना दे रखे हैं 30 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। तो अब हमें निकालना है v का मान। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ के लिए होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये आपका फॉर्मूला होता है। और जब आप फॉर्मूले में मान रखेंगे तो 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/-30, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और जब आप पक्षांतर करेंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/15 माइनस 1/30। तो जब आप इसको हल करेंगे तो यहां से आएगा 15 दूनी 30, 1, तो 1/30। और जब आप इसको हल करेंगे तो 1/v बराबर आएगा 1/30, तो v का मान यहां से कितना आया 30 सेंटीमीटर। v का मान कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखेंगे कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 30 सेंटीमीटर पर वस्तु से दूसरी ओर बनेगा, क्योंकि धनात्मक है और धनात्मक मान क्या कहता है कि जब कभी कोई धनात्मक मान होता है, देखिए बच्चों किस तरह से समझेंगे हम। देखिए धनात्मक मान है तो ये एक उत्तल लेंस है, क्या है बच्चों उत्तल लेंस, इसके दो फोकस होंगे और दो ही केंद्र होंगे, ठीक है। और ये होता है इसका ध्रुव V। तो जब कोई वस्तु कहां रखी गई है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, कितनी दूरी पर रखी गई है 30 सेंटीमीटर। आप मानेंगे यहां से यहां तक इसका मान कितना है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, और फोकस कितना है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब फोकस 15 है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो मान आएगा F2, C2, F1 और C1, तो यहां पर ये होगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि F का मान कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर कोई वस्तु रखी जाएगी, जब यहां पर वस्तु रखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो कहां पे चली जाएगी फोकस से पास हो जाती है। अब जब हम दूसरी किरण डालेंगे तो हम जैसे ही ध्रुव से निकालेंगे तो वैसे ही सीधी निकल जाएगी, तो उसका प्रतिबिंब बनता है C2 पर। तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, तो धनात्मक है। इस तरह से इसका क्या बन जाएगा चित्र बनता है। तो v का मान कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर और u का मान कितना है 30 सेंटीमीटर और f का मान कितना है 15। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर वस्तु से दूसरी ओर। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए वास्तविक बनता है और उल्टा होगा और वस्तु के आकार का होगा, क्योंकि केंद्र पर बंधे, जब कोई वस्तु केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब भी केंद्र पर ही बनता है और वस्तु की लंबाई के बराबर का बनता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये और अधिकतर पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है आपका, चलिए अगला प्रश्न है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग क्या होगा, जो सबसे दूर होगा तो वो प्रकाश का कलर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे जब प्रकाश श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, तो जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है इस तरह से गुजरेगा तो फिर ध्यान रखेंगे ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने रंगों में विभाजित होगा 7 रंगों में। ये 7 रंगों में विभाजित होता है। तो जब सबसे क्या पूछा है सबसे दूरस्थ प्रकाश कौन होगा, तो सबसे दूर कौन होता है वायलेट। क्या होता है बैगनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बैगनी। एक श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजारा जाएगा, ये श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजारा जाएगा
तो वो सबसे दूरस्थ जो रंग होगा वो कौन सा होगा? बैगनी होगा। आज आप ये जो क्लास पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं बेग सर इंग्लिश क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए, तो इससे जुड़े और इससे अच्छी तरह से अध्ययन करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि एम्पियर जो होता है वो किसका होता है? विद्युत धारा का। एम्पियर जो होता है वो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और इसी बीच आप सेकेंड की बात करें तो सेकेंड मात्रक होता है समय का। तो आपको ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसका मात्रक एम्पियर सेकेंड है। आपने पढ़ा है कि आवेश जो होता है Q, आवेश जो होता है Q वो बराबर होता है I इंटू टी के। आवेश जो होता है वो बराबर होता है I इंटू टी के। और I क्या है इसमें? I का मात्रक है एम्पियर और T जो समय है उसका है सेकेंड। तो जो एम्पियर सेकेंड है वो किसका मात्रक बन जाएगा? आवेश का। तो यहां पर ऑप्शन दे रखा है आवेश का, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आवेश का। तो ध्यान रखेंगे Q बराबर IT। तो ये आवेश का मात्रक है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। और अगला प्रश्न यह कहता है कि एक सेल है, एक सेल से R तथा R दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो थोड़ा इसके ऑप्शन डिस्टर्ब हैं, मैं थोड़ा सही कर देता हूं, आप ध्यान से पढ़िएगा। एक सेल है जिसमें R1 चलिए R1 एक सेल है जिसे R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। किस क्रम में जोड़े गए हैं? समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I तथा I, इसमें भी आप ध्यान देंगे ये I1 है और ये I2 है। तो इसमें प्रवाहित जो धाराएं हैं वो कैसी हैं? I1 और I2 हैं। एवं प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्माएं कितनी हैं? H1 और H2 हैं। ये ऊष्माएं हो गई, ये आपके प्रतिरोध हो गए और ये आपके धाराएं हैं। ये प्रतिरोध है और ये ऊष्माएं हैं। इतना तो ऊष्माओं का जो अनुपात है वो आपको निकालना है। तो इसमें ऑप्शन जो दे रखा है ये ऑप्शन थोड़ा गलत है, मैं ऑप्शन फिर से लिखे दे रहा हूं। इसके ऑप्शन में दे रखे हैं ए ऑप्शन है H1 अपॉन H2 बराबर R2 अपॉन R1। बी ऑप्शन है H1 अपॉन H2 बराबर R1 अपॉन R2। सी ऑप्शन है H1 अपॉन H2 बराबर I स्क्वायर अपॉन I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर। और डी ऑप्शन है H1 अपॉन H2 बराबर I2 अपॉन I1। ये आपके चार ऑप्शन है। तो ध्यान से समझिएगा इसको। एक सेल R1 R2 इसमें दो प्रतिरोध जुड़े हैं और उसी में जो धाराओं का मान है वो है I1 और I2 और इसमें प्रति सेकेंड उत्पन्न जो ऊष्मा है वो है आपकी H1 और HT। तो आपको निकालना है कि यहां पर आपको निकालना है कि ऊष्माओं का जो अनुपात है वो कितना होगा। तो ऊष्मा का अनुपात आपको ऊष्मा के लिए फॉर्मूला बताया गया है H बराबर I स्क्वायर RT, ये बताया गया है, आपने पढ़ा होगा H इक्वल टू I स्क्वायर RT।
तो अब इसमें आपको ध्यान देना है कि हमें जब ये निकालेंगे, जब आप लिखेंगे तो H1 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए I1 स्क्वायर R1 टी तो कांस्टेंट है ना, प्रति सेकेंड है तो 1 लिख दिया। अब ऐसे ही H2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा I2 स्क्वायर और R2, और आपको क्या निकालना है, ऊष्माओं का अनुपात, है ना, ऊष्माओं का अनुपात निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप ऊष्माओं का अनुपात निकालेंगे तो यहां से ऊष्माओं के अनुपात के लिए आपका हो जाएगा, यहां से निकालेंगे तो यहां से आएगा यहां से आ जाएगा H1 अपॉन H2 इक्वल टू ये आ जाएगा R2 अपॉन R1, R1 अपॉन R2, तो यहां से उल्टा हो जाएगा R2 अपॉन R1। ये आपको याद रखना है कि यहां पर इसका ऑप्शन हो जाएगा H1 अपॉन H2 इक्वल टू R2 अपॉन R1, ये ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन जो है वो पहला वाला था, तो पहला वाला हो जाएगा। तो इसलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न कहता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो आपको याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो इसमें ऑप्शन 2 दे रखे हैं और 2 ऑप्शन इसमें स्प्रिंट हो गए हैं, तो मैं लिख देता हूं यहां पर 2 ऑप्शन लिख देता हूं। इसमें बी पार्ट इसका है न्यूटन एम्पियर मीटर लिखा है, न्यूटन, देखिए न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर ए पार्ट है, और दूसरा है न्यूटन प्रति एम्पियर क्यूब है, और इसके बाद है न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर, और डी पार्ट है आपका हो जाएगा न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप निकालेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, ध्यान रखेंगे याद करने वाली चीजें हैं, आपके हाई स्कूल बोर्ड में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट मात्रक पूछते हैं। तो आपको याद रखना है कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या होती है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। तो ध्यान रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए आज आप साइंस का जो पहला सेट जो परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों का OMR बेस्ड आता है, उसके जो 20 क्वेश्चन की श्रृंखला है वो आज आप पढ़ रहे हैं बेग सर इंग्लिश क्लासेस मुस्कुरा, और ये ऑर्गेनाइज कराई जा रही है बेग सर के नाम से। ये बहुत ही अच्छा संस्थान है जिसमें आप बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब ये रहे 7 प्रश्न जो थे ये फिजिक्स के थे। अब इसी में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये पहला प्रश्न आपका कहता है मेथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या है? मेथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या है? इसके ऑप्शन नहीं दे रखे हैं तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं यहां पर, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन जो होगा वो पहला ऑप्शन दे रखा है ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन दे रखा है ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन दे रखा है ये तीसरा ऑप्शन हो गया, और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है ये 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं।
और अब प्रश्न कहता है कि मीथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या है। अब देखिए मीथेन पूछा है तो मीथेन जो है, अब ध्यान दीजिएगा, मीथेन जो है वो एल्केन समूह में आता है। किसमें आता है बच्चों? एल्केन समूह। और एल्केन समूह का जो संरचनात्मक सूत्र होता है, संरचनात्मक सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, ये होता है। तो यहां पर आप मीथेन है तो मीथेन में आपका क्या होता है, इसमें एक कार्बन पाया जाता है। कितना होता है? एक कार्बन पाया जाता है, एक कार्बन होता है। और जब एक कार्बन होता है तो जब एक कार्बन होता है तो यहां पर देखिए, यहां पर दो कार्बन है तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। यहां देखिए अब ये डबल बॉन्ड लिखा है तो डबल बॉन्ड जो होता है ये एल्कीन है। क्या है बच्चों? एल्कीन है। और जहां ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो क्या होता है? एल्काइन होता है। क्या होता है? एल्काइन होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये एल्काइन है, ये एल्कीन है, और जो सिंगल बॉन्ड हो ये एल्केन होता है। तो यहां पर मीथेन का पूछा गया है तो मीथेन में जब हम इसकी जगह पर n बराबर 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा CH2+2 इक्वल टू ये हो जाएगा CH4। तो मीथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH4। तो ये जो हाइड्रोजन है, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, इसीलिए यहां पर ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ, ये जो संरचनात्मक सूत्र लिखा हुआ, तो आप जब देखेंगे कार्बन की संयोजकता 1, 2, 3 और 4, कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये वाला बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। तो मीथेन का जो संरचनात्मक सूत्र है वो क्या कहलाता है? CH4 होता है। तो इसको आप CH4 भी लिख सकते हैं, और संरचनात्मक सूत्र लिखने के लिए आप C में 4 हाइड्रोजन तत्व लगा सकते हैं। तो यहां पर क्लियर हो गया होगा बच्चों कि ये मीथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है? CH4। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में सजातीय समजातीय श्रेणी क्या है? समजातीय मतलब एक ही जाति की, मतलब कहने का ये अभी मैंने आपको इससे पहले वाले प्रश्न में आपको 3 समूह बताए कार्बन के। कौन कौन से मैंने बताए आपको? एल्केन, दूसरा है एल्कीन और तीसरा है एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो देखिए एल्केन के लिए CnH2n+2 होता है। एल्कीन के संरचनात्मक सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-। तो एल्केन में जो भी मिलेगा वो सारे एकल बंध होंगे। क्या होंगे बच्चों? एकल बंध होंगे। और एल्कीन में जो होंगे वो कैसे होंगे? द्विबंध होंगे। और एल्काइन में जो होंगे वो कैसे होंगे? त्रिबंध होंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो यहां पर हमें पूछा गया है निम्नलिखित में से समजाति कौन है? एक ही जाति की, मतलब या तो एल्केन समूह के होंगे, या वो एल्कीन समूह के होंगे, और या फिर वो कहां होंगे? एल्काइन समूह के होंगे। चलिए हम चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है C2H4 और CH4। ऑप्शन में दे रखा है कौन कौन सा है? पहला पार्ट में है C2H4 और CH4। देखिए C2H4, यहां पर जब आप इन तीनों समूहों में तुलना करेंगे तो ये जो है ये पाया जाता है एल्कीन में। ये कहां होगा? ये एल्कीन ग्रुप में है। ये है एल्कीन ग्रुप में है। और ये कैसा है? ये एल्केन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि कार्बन 2 और 2 दूनी 4।
तो यहां पर देखो N और 2N दुगना है, यहां पर ये हो जाएगा एल्कीन है, तो ये होगा एथीन, एथाइन है ना, तो ये हो जाएगा। और ये क्या है, एल्केन, अभी आपने पढ़ा मेथेन CH4 यहां पर। तो ये दोनों समान नहीं है, ये कैसे हैं, समान दोनों नहीं है, ये दोनों सजाती नहीं। ये कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, विजातीय है, अलग अलग है। अब हम दूसरा चेक करते हैं, और ये है C2H4, सी दूसरा सी ऑप्शन है। चलिए बी ऑप्शन पहले चेक करते हैं। तो ये बी ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ऑप्शन गलत है, थोड़ा सही कर लीजिएगा। CH4 और दूसरा है C2H6, C2H6 ये ऑप्शन दे रखा है, इसमें भी आप चेक करेंगे तो देखिए ये आपका है मेथेन, तो ये एल्केन हो गया, एल्केन हो गया। और देखिए C2H6, अब C2H6 का मतलब, अब आप देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर हो जाएगा 2, एन का मान कितना है 2, और इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 और धन 2, तो देखो ये आ जाएगा C2H6। तो ये भी कहां पहुंच जाएगा, एल्केन में, ये भी एल्केन है, एल्केन, और इसका नाम क्या होता है, एथेन। क्या नाम होता है, एथेन। तो ये दोनों CH4 और C2H6 ये दोनों किसमें पाए जाते हैं, एल्केन में पाए जाते हैं। तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये दोनों CH4 और C2H6 ये दोनों कहां पर पाए जाते हैं, ये दोनों तत्व जो हैं वो समजाती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, CH4 मेथेन और एथेन ये दोनों कहां पर हैं, ये समजाती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, और इसमें है CH4 और C2H6। चलिए आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न कहता है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। लेड नाइट्रेट, अब देखिए लेड नाइट्रेट होता है आपका, लेड होता है Pb, इसमें हिंदी में लिख गया है ये, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको हम सही कर देते हैं। ये है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये क्या है, ये है PbNO3 का होल ट्वाइस, और ये जो लिखा है ये है PbO, और ये लिखा है PbNA2 का होल ट्वाइस, और ये लिखा है PbNO। तो ध्यान रखिएगा, लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। आपको ये याद रखना है कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट PbNO3 का होल ट्वाइस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न कहता है शुद्ध जल का पीएच मान। अब आपने पीएच मान तो पढ़े होंगे, और शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो आपका 7 होता है, आपको ये याद रखना है। शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होगा, और जैसे ही 7 के कम हो जाएगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, और जैसे ही 7 के आगे पहुंच जाएगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। तो अब आप अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न कहता है कि एंटीमनी है, एंटीमनी। अब देखिए ये ऑप्शन जो है थोड़ा नीचे पहुंच गया है, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। तो एंटीमनी है, तो एंटीमनी है क्या, तो आप ध्यान दीजिएगा, एंटीमनी क्या है। तो एंटीमनी जो है वो आपका ना तो धातु है ना तो अधातु है, और ये किस में आएगा, ये आपका होगा उपधातु में। तो ये ध्यान रखिएगा, एंटीमनी जो तत्व पाया जाता है प्रकृति में ये होता है उपधातु में, ये याद रखेंगे आप, उपधातु में। आज आप जो क्लास पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं बेक्सर इंग्लिश क्लासेस मुस्कुरा के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये, और इसको आप सपोर्ट करें और अच्छे से अपने परीक्षा की तैयारी करें। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा करें। अब समीकरण यहां पे नहीं लिखा गया है, तो मैं आपको समीकरण लिख देता हूं, निम्नलिखित समीकरण को आप पूरा करें। अब समीकरण क्या है तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण है आपका
CH3COOH प्लस C2H5OH सांद्र H2SO4 प्लस H2O। ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो समीकरण लिखा हुआ है इसको आपको क्या करना है, पूरा करना है। तो इसके ऑप्शन भी मैं आपको दे रखा हूं। ऑप्शन आपके हैं ए पार्ट में लिखा है CH3OH, बी में दे रखा है C2H5OH, सी में दे रखा है CH3COO C2H5 और डी ऑप्शन में दे रखा है CH3CH2COOH। ये प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इस समीकरण को आपको पूरा करना है कि देखिए CH3COOH जब C2H5OH से मिलेगा और इसमें हम सांद्र H2SO4 भी मिलाएंगे तब हमारा कौन सा तत्व बनेगा, अभिकारक जब मिलेंगे तो उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए ये CH3COOH है, ये C2H5OH है। CH3COOH ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये कैसा मेथिनोइक अम्ल कहलाएगा। ये क्या है, मेथिनोइक अम्ल है, मेथिनोइक अम्ल है। और ये क्या है, ये एथिल अल्कोहल है। ये क्या है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल है भाई। C2H5 है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन में एथेन होता है और OH लगा है तो अल्कोहल है। तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल, जब मेथिनोइक अम्ल को एथिल अल्कोहल से मिलाएंगे और उसमें आप सांद्र H2SO4 भी डालेंगे तो फिर क्या बनेगा। तो ध्यान रखेंगे आप, यहां पर हमें क्या मिल रहा है, H2O, पानी मिल रहा है। तो देखो यहां से केवल एक H मिल जाएगा, ये है ना। तो यहां से H2O चला गया। अब हमारा बचा क्या, तो हमारा बचा यहां पर देखिए उधर बचेगा CH3COO, इतना ही तो बचा। और फिर हमें ये बच गया तो यहां पे C2H5 ये बन गया, ठीक है। और यहां पे किसी ऑप्शन में आपको ये दे रखा है, देखिए तीसरा ऑप्शन है ये CH3COO C2H5। तो आपका इस समीकरण को पूरा करने के लिए जब आपको मेथिनोइक अम्ल में एथिल अल्कोहल मिलाया जाएगा तब आपका बनेगा CH3COO C2H5। ये आपका ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा सी पार्ट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये थे केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में अवश्य आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम बायोलॉजी का सेक्शन लेंगे और ये है पहला प्रश्न है, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा की मुद्रा होती है। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा किस रूप में प्रदर्शित होती है, किससे आप देखते हैं। तो इसका ऑप्शन आप बायोलॉजी में तो अधिकतर प्रश्न उत्तर याद करने पड़ते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा एटीपी के रूप में। किसके रूप में हो जाएगा, एटीपी के रूप में। कोशिकीय प्रक्रम में जो ऊर्जा होती है वो आपको याद रखना है, एटीपी के रूप में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कहता है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है पित्तरस का स्राव। पित्तरस का स्राव होता है और पित्तरस का स्राव किस रूप में होता है, तो कहां पर होता है। तो देखिए यकृत, पहला ऑप्शन दे रखा है पित्ताशय में, दूसरा है यकृत में, तीसरा है अग्नाशय में और फिर आमाशय में। तो याद रखेंगे पित्तरस का जो स्राव होता है वो आपका, पित्तरस का जो स्राव होता है वो आपका होता है यकृत में। कहां पर होता है बच्चों, यकृत में। तो याद रखेंगे पित्तरस का स्राव जो होता है वो यकृत में होगा। अगले प्रश्न का की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि पराग कोश में होते हैं। अब पराग कोश में क्या होता है, परागकण भी पाए जाते हैं, अंडाशय, अंडकोश ये सब पाया जाता है। तो 16वें क्वेश्चन में है कि पराग कोश में होते हैं तो परागकण होंगे। देखिए बाह्यदल तो बाहरी रूप में पाए जाएंगे, बीजांड उसके बहुत ही अंदर होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा परागकण। इसका ऑप्शन हो जाएगा परागकण।
तो पराग कोष में पाए जाएंगे परागकण। अगला प्रश्न है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर, इसका ऑप्शन जो है थोड़ा ऊपर नीचे है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है आपका पुदीना में, प्रश्न था पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, तो पहला ऑप्शन है पुदीना पर, और दूसरा ऑप्शन है आपका आलू में, और तीसरा है ब्रायोफिलम में, या फिर इनमें से सभी। तो पत्तियों पर कलियां जो विकसित होती हैं ना तो पुदीना में होती है ना आलू में, इसका ऑप्शन हो जाएगा ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम में आपकी जो पत्तियां हैं वो कलियां विकसित होती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है एक लिंगी फूल का उदाहरण है। एक लिंगी फूल का उदाहरण जो है वो क्या है? पपीते का फूल। एक लिंगी जो फूल है उसका ऑप्शन हो जाएगा पपीते का फूल। एक लिंगी फूल का उदाहरण पपीते का फूल। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब, ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो सब लोगों को पता होगा, एक स्वस्थ मनुष्य का जो सामान्य रक्तदाब होता है वो 120/80, 120/80 ये होता है। इसको आप याद रखेंगे, अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है ये। और अगला प्रश्न है, और ये निम्नलिखित लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए आहार श्रृंखला वो होती है जिसमें एक तत्व को दूसरा तत्व खाए, फिर उसको दूसरा खाए। तो देखिए घास को गेहूं नहीं खाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहां पर आहार घास जो है वो बकरी का आहार है, और बकरी जो है वो मानव का आहार बन जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन आपका बी पार्ट हो जाएगा। यहां पर भी देखिए बकरी आहार नहीं है गाय का, तो ये गलत हो जाएगा। घास मछली का आहार नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका बी पार्ट सही हो जाएगा कि घास को बकरी और बकरी को मानव। तो ये जो आहार श्रृंखला है, आहार श्रृंखला का निर्माण बी ऑप्शन कर रहा है, घास, बकरी और मानव। तो जो आप अभी तक प्रश्न पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे आप साइंस का पहला सेट, जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है बेक्सर इंग्लिश क्लासेस, जो रन बाय बेक्सर के रूप में चालू होता है, और अच्छे से इसका अध्ययन कराया जाता है। बहुत ही अच्छी गणित हो, विज्ञान हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सभी विषयों का, सामाजिक विज्ञान हो, सभी विषयों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा रही है। हमारी कोशिश ये है कि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे रूप में हो जाए और आपके जो नंबर हैं बहुत अच्छे आए। तो आप इसको जरूर देखें, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें, सपोर्ट करें और अच्छे से अपना अध्ययन करें। धन्यवाद बच्चों।